नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपसे बात की थी भ्रंश यानी कि फॉल्ट के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि भ्रंश क्या होते हैं, भ्रंश की संरचना क्या किस प्रकार की होती है और भ्रंश के क्या क्या प्रकार होते हैं। और साथ ही साथ हमने देखा था कि भ्रंश के द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियाँ और भ्रंश से संबंधित यानी कि दरार घाटी से संबंधित कौन कौन सी संकल्पनाएं हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं दोस्तों एक अगले टॉपिक की, जिसका नाम है अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर हम आपको दोस्तों बताएं कि जो तंत्र शब्द है, पहले तो हम इसे जान लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसमें मतलब होता है तत्वों का समूह, तत्वों का समूह जो एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ बात आती है अपवाह। अपवाह का मतलब है एक मुख्य नदी होगी और उसकी कुछ सहायक नदियाँ होंगी। ठीक है, तो और जो ये सहायक नदियाँ होंगी ये आपके तत्व हैं, तो ये सभी एक दूसरे को भी प्रभावित कर रहे हैं और एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे अपवाह तंत्र को समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे। अपवाह तंत्र का संदर्भ सरिताओं की उत्पत्ति तथा उनके समय के साथ विकास से। यहाँ सरिता का मतलब दोस्तों होता है नदी। ठीक है, यानी नदियों की उत्पत्ति और उनका समय के साथ विकास से इसका संबंध है अपवाह तंत्र का। जबकि अपवाह प्रतिरूप, आपको ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज पैटर्न ये अलग अलग शब्द हैं, यही बताया गया है कि अपवाह तंत्र का मतलब है कि नदियों की उत्पत्ति कैसे हुई है और उनका समय के साथ विकास कैसे हुआ है। जबकि अपवाह प्रतिरूप बताता है कि सरिताओं के यानी कि क्षेत्र विशेष की सरिताओं के ज्यामितीय रूप तथा स्थानिक व्यवस्था से, यानी कि उन सभी ने मिलकर किस प्रकार का स्वरूप या ज्यामितीय रूप तथा स्थानिक व्यवस्था कायम की हुई है, वो आपका होता है ड्रेनेज पैटर्न यानी स्पेशियल अरेंजमेंट। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से, वाहिकाओं का मतलब होता है दोस्तों ये भी आपकी नदी ही है। ठीक है, तो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। ठीक है, तो अपवाह क्या होता है आपका, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को, यानी कि जल जब बह रहा है तो उसे अपवाह कहते हैं, और उक्त वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, आप इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं दोस्तों। इस चित्र में आपको गंगा नदी का अपवाह तंत्र दिखाया गया है। ठीक है, ये आपकी प्रमुख रूप से गंगा नदी है। ठीक है, ये आपकी यमुना नदी है और आपको पता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी यमुना नदी है। इसके अलावा बहुत सारी नदियां आपको देखने को मिल रही हैं कि इनसे कैसे जुड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि गंगा का निर्माण भी अलग अलग नदियों के मिलने से होता है, यानी कि भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी बनती है। ठीक है, और ये कहाँ पे मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। इसके अलावा यमुना से भी मिलने वाली नदियाँ हैं बहुत सारी, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, गंगा से भी मिलने वाली बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। तो इन सब को मिला कर के दोस्तों एक तंत्र का निर्माण हो रहा है जिसे आप कहते हैं अपवाह तंत्र। ठीक है, और इसका जो ज्यामितीय आकार निकल के आता है या रूप निकल के आता है उसे आप कहोगे अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, तो इस वीडियो को पॉज करके भी आप अच्छे से देख सकते हैं गंगा नदी के बारे में। ठीक है, इसके बाद कुछ और टर्मिनोलॉजी होती हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। जैसे आपका आता है जल ग्रहण क्षेत्र, यानी एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इस चित्र में ही देखें तो जो गंगा नदी है आपकी, गंगा नदी तो ये है। ठीक है, लेकिन ये संपूर्ण इतने क्षेत्र का जल बहाकर ले जाकर बंगाल की खाड़ी में मिला देती है, तो ये पूरा उसका क्या हुआ, पूरा का पूरा ये हुआ जल ग्रहण क्षेत्र।
ठीक है, यानी कि जितने क्षेत्र का जल गंगा नदी बहा करके ले जा रही है सागर में। इसके बाद है आपका अपवाह द्रोणी। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि गंगा नदी जहाँ जहाँ से भी जल प्रवाहित लेकर के जा रही है वो पूरी की पूरी क्या है, अपवाह द्रोणी है। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक नदी का तंत्र ये है, ठीक है, और दूसरी नदी का तंत्र ये है आपका, तो इसे जो विभाजित कर रहा है ये वाला भूभाग, ये आपका क्या है, ये विभाजक है, जल विभाजक या जल संभर कहलाता है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी तथा छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित जल को जल संभर कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। छोटी छोटी नदियाँ जो जल बहा कर ले जाती हैं उसे नदी द्रोणी कहते हैं, और जो छोटी छोटी नदियों के द्वारा बहाए गए जल क्षेत्र को जल संभर कहते हैं, और बड़ी नदियों के द्वारा बहाए गए जल क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। इस चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये आपकी एक छोटी नदी है और इसका ये पूरा जो क्षेत्र है आपका, ये आपका कहलाएगा जल संभर। ठीक है, एक ये बड़ी नदी है, इसका पूरा क्षेत्र ये वाला कहलाएगा आपका नदी द्रोणी। ठीक है, और इन दोनों द्रोणियों को जो क्षेत्र अलग कर रहा है ये ऊंचा भूभाग, उसे हम जल विभाजक कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं हम कि अपवाह तंत्र की सरिताओं को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक क्रमवर्ती सरिता और दूसरी आक्रमवर्ती सरिता। ठीक है, क्रमवर्ती मतलब सेक्वेंट स्ट्रीम्स और आक्रमवर्ती मतलब इनसिक्वेंट स्ट्रीम्स। इन्हें भी देख लेते हैं क्या होता है। क्रमवर्ती सरिता जो क्षेत्र विशेष के ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती है, यानी कि एक ऐसी सरिता जो क्षेत्र विशेष के ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती है, ये शब्द आपको याद रखना है। और ये भौमिकीय संरचना यानी वहाँ की चट्टानों से, उस क्षेत्र की, वो क्षेत्र जिन चट्टानों से मिलकर बना है के साथ समायोजित होती है तथा होती है, जैसे अनुवर्ती, परवर्ती, प्रतिअनुवर्ती तथा नुआनुवर्ती सरिताएं। ठीक है, क्रमवर्ती सरिताओं के अंतर्गत ये चार आती हैं। इसके बाद है आक्रमवर्ती सरिता। तो अगर क्रमवर्ती सरिता ढाल के अनुसार प्रवाहित होती है तो यह प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती है। ठीक है, और क्रमवर्ती सरिता भौमिकीय संरचना के साथ समायोजित हो जाती है, लेकिन आक्रमवर्ती सरिता प्रतिकूल प्रवाहित होती है, यानी समायोजित नहीं होती है। इसके अंतर्गत पूर्ववर्ती और पूर्वारोपित सरिताएं आती हैं। ठीक है, अब हम एक एक को अच्छे से देखते हैं कि सबसे पहले क्रमवर्ती अपवाह तंत्र है, यानी कि सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम है। इसके अंतर्गत उन सरिताओं को सम्मिलित करते हैं जो ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं, जैसे अनुवर्ती सरिता, परवर्ती सरिता, प्रत्यानुवर्ती सरिता और नुआनुवर्ती सरिता। ठीक है, अब इन्हें भी हम देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले है अनुवर्ती सरिता। दोस्तों आपको हमेशा इन सरिताओं के इंग्लिश का नाम याद रखना है। वैसे आपको हिंदी के नाम में कन्फ्यूजन होगा, लेकिन इंग्लिश का नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले है कॉन्सिक्वेंट यानी अनुवर्ती सरिता। किसी भी क्षेत्र में सर्वप्रथम अनुवर्ती सरिता का उद्भव होता है। ठीक है, कोई भी क्षेत्र जो होता है वो सबसे पहले किस सरिता का विकास होता है, तो अनुवर्ती सरिता का। ये सरिताएं क्षेत्रीय धरातल के प्रारंभिक ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में अनुवर्ती नदियां प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती हैं। इन्हें नती सरिता भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि इन्हें डिप स्ट्रीम यानी कि नती सरिता भी कहते हैं। वलित पर्वतीय क्षेत्रों में, दोस्तों हमने वलन आपको बताया है तो आपको याद रखना है। तो वलित पर्वतीय क्षेत्रों में जो अनुवर्ती नदियां होती हैं वो अभिनीतीय गर्तों यानी कि सिंक्लाइन थ्रॉ में उद्भव होता है। ऐसी नदियों को अभिनतीय अनुवर्ती सरिता भी कहते हैं।
ठीक है। भारतीय तटीय भागों में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां अनुवर्ती नदियों का ही उदाहरण है। आपको पता है कि भारत में 2 तटीय मैदान हैं, एक पूर्वी तटीय मैदान, एक दक्षिणी तटीय मैदान। तो इनसे जो निकल कर बहने वाली जो नदियां हैं वो अनुवर्ती सरिता का ही उदाहरण है। अभिनतीय कहने का मतलब है कि हमने वलन में बताया था कि अत्यधिक दबाव के कारण चट्टानी भाग लहरनुमा आकृति में ऊपर उठ जाता है। ऊपर वाला भाग अपनति कहलाता है, नीचे वाला भाग अभिनति कहलाता है। तो ये जो अनुवर्ती सरिता होती हैं इस भाग में प्रवाहित होती हैं, ठीक है, यानी अभिनति भाग में प्रवाहित होती हैं, इसलिए इन्हें अभिनतीय सरिता भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। इस चित्र के माध्यम से भी आपको दिखाया गया है कि ये मान लीजिए कोई क्षेत्र है, तो ये जो नदी है वो ढाल के अनुरूप प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, कॉन्सिक्वेंट यानी अनुवर्ती सरिता कहा गया है। इसके बाद आगे भी देखते हैं कि अनुवर्ती नदियों की उत्पत्ति तथा विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल स्थलाकृतियाँ ज्वालामुखी शंकु गुंबदीय संरचना होती हैं। यानी कि अनुवर्ती नदियों का विकास ज्वालामुखी शंकु और गुंबदीय संरचना यानी इस प्रकार की संरचना में बेहतर तरीके से होता है। मान लीजिए यहाँ से कोई नदी निकली तो ढाल के अनुरूप ऐसे प्रवाहित होगी, ठीक है। अनुवर्ती नदियों को भी 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अनुवर्ती यानी कि लॉन्गिट्यूडनल कॉन्सिक्वेंट, जो वलित संरचना में अभिनतियों का अनुसरण करती हैं। अभिनतियाँ आपको बताया दोस्तों कि जैसे मान लीजिए वलित संरचना है तो इस भाग में जो प्रवाहित होती है वो अनुदैर्ध्य नदी होती है। अनुदैर्ध्य अनुवर्ती यानी लॉन्गिट्यूडनल कॉन्सिक्वेंट होती है, और एक होती है पार्श्ववर्ती अनुवर्ती यानी लेटरल कॉन्सिक्वेंट, ठीक है, जो अपनतियों के पार्श्व भागों पर विकसित होती है। पार्श्ववर्ती अनुवर्ती नदियाँ प्रमुख अनुवर्ती या अभिनतीय अनुवर्ती नदियों से समकोण पर मिलती हैं, ठीक है। इसे भी आप ऐसे समझ सकते हो, ये आपकी वलित संरचना है, एक आपकी अभिनतीय यानी कि अनुदैर्ध्य अनुवर्ती बह रही है, तो जो पार्श्ववर्ती है वो यहाँ से विकसित होगी अपनतीय भागों से, और वो किनारों का सहारा लेते हुए अभिनतियों से समकोण पर मिलेगी, ठीक है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। जब तटीय भाग का सागर से निर्गमन यानी इमरजेंस यानी ऊपर आना होता है तो प्राचीन स्थल से निकलने वाली नदियाँ इन तटीय मैदानों से होकर सागर में मिलती हैं। इस तरह की नदियों को विस्तृत अनुवर्ती नदियाँ कहा जाता है, एक्सटेंडेड कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है, ठीक है। कब? जब सागर का इमरजेंस होता है, यानी कि मान लीजिए ये स्थलीय भाग है, ये आपका जलीय भाग है। अब आपका जो स्थलीय भाग है वो स्थिर रहेगा, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जलीय भाग जलीय भाग आपका स्थिर रहेगा, लेकिन आपका स्थलीय भाग है इसका इमरजेंस होगा, यानी कि अब ये यहाँ तक आ जाएगा। तो अब इन स्थलीय भागों से नदियाँ सागरों में जाकर के मिलती हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं, विस्तृत अनुवर्ती सरिता कहा जाता है, ठीक है। इस चित्र में भी आपको दिखाया गया है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये आपकी एक प्रकार की वलित संरचना है, ठीक है। ये आपकी बह रही है जो नदी, ये आपका अभिनति में बह रही है, और ये आपकी पार्श्ववर्ती यानी परवर्ती नदी है जो कि समकोण पर आकर के मिल रही है, ठीक है। तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इसके बाद अगली नदी है आपकी परवर्ती सरिता यानी कि सबस्क्वेंट स्ट्रीम। अनुवर्ती सरिताओं के बाद, यानी सबसे पहले हमने बताया कि अनुवर्ती सरिता का विकास होता है, तो अनुवर्ती सरिताओं के बाद तथा अपनतियों या कटकों के अक्षों पर का अनुसरण करने वाली सरिताओं को परवर्ती सरिता कहते हैं। जैसे देहरादून की घाटी में गंगा तथा यमुना नदियाँ प्रमुख अनुवर्ती हैं, जबकि यमुना की सहायक आसान नदी तथा गंगा की सहायक सांग नदी, ये आपको याद रखना है कि गंगा और यमुना आपकी कौन सी हैं, अनुवर्ती हैं, लेकिन आसान नदी जो कि यमुना की सहायक है और
सांग नदी जो कि गंगा की सहायक है, ये परवर्ती नदियों का उदाहरण है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये आपकी अनुवर्ती सरिता है, ठीक है, और ये आपकी सबसिक्वेंट यानी कि परवर्ती सरिता का एक उदाहरण है जिसका विकास अपनतियों में होता है, ठीक है। इसके बाद है प्रति अनुवर्ती सरिता यानी ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम। अब जो प्रधान अनुवर्ती सरिता का प्रवाह दिशा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाली सरिता को प्रति अनुवर्ती कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए प्रधान नदी आपकी ये है जो आपकी इधर की ओर बह रही है, ठीक है, लेकिन जो आपकी प्रति अनुवर्ती सरिता होती है ये इसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, यानी कि अब ये इस तरह से प्रवाहित होगी, ठीक है, तो ये आपकी प्रति अनुवर्ती सरिता होगी, विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। वास्तव में प्रति अनुवर्ती भी अनुवर्ती सरिता ही होती है क्योंकि वह भी ढाल का अनुरूप ही प्रवाहित होती है। प्रति अनुवर्ती परवर्ती से समकोण पर मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो परवर्ती सरिता है वो अनुवर्ती से समकोण पर मिलती है, लेकिन जो प्रति अनुवर्ती सरिता है वो परवर्ती से समकोण पर मिलती है। उदाहरण के लिए शिवालिक श्रेणियों से निकलकर उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली सरिताएं प्रति अनुवर्ती हैं क्योंकि ये दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली प्रधान अनुवर्ती गंगा तथा यमुना की सहायक पूर्व पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली परवर्ती नदियों से समकोण पर मिलती हैं, ठीक है। इस चित्र के माध्यम से आपको ऑब्सिक्वेंट रिवर को दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। ये आपका जल विभाजक क्षेत्र है, ये आपकी परवर्ती नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है, और ये आपकी जो प्रति अनुवर्ती सरिता है वो आपकी समकोण पर मिल रही है परवर्ती सरिता से, ये आपकी परवर्ती सरिता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद अगली सरिता है आपकी नवानुवर्ती सरिता यानी रेसेक्वेंट स्ट्रीम। प्रधान अनुवर्ती सरिता की प्रवाह दिशा के अनुरूप दिशा में प्रवाहित होने वाली सरिताओं को नवानुवर्ती कहा जाता है। अब आपको दोस्तों समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए ये मुख्य धारा है आपकी, ठीक है, ये मुख्य धारा यानी कि अनुवर्ती सरिता है, तो इसके जो विपरीत प्रवाहित होती है और ढाल का अनुसरण करती है वो आपकी प्रति अनुवर्ती सरिता है, ठीक है। लेकिन इसी अनुवर्ती सरिता का जब दूसरी सरिता इसी के अनुरूप बहती है लेकिन समानांतर प्रवाहित होती है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं नवानुवर्ती सरिता। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। प्रधान अनुवर्ती की तुलना में नवानुवर्ती का उद्भव बहुत बाद में होता है। नवानुवर्ती सरिता का उद्भव वलित संरचना पर द्वितीय अपरदन चक्र के समय होता है, ठीक है। पहले अनुवर्ती सरिता का विकास होता है, फिर इसके बाद नवानुवर्ती सरिता का विकास द्वितीय अपरदन चक्र के समय होता है। यद्यपि ये नवानुवर्ती सरिताएं प्रारंभिक मौलिक अनुदैर्ध्य अनुवर्ती सरिताओं के अनुरूप होती हैं, परंतु नवानुवर्ती सरिताएं उनसे सैकड़ों मीटर नीचे विकसित होती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इस चित्र के माध्यम से भी आपको बताने की कोशिश की गई है कि जो आपकी रेसेक्वेंट है, रेसेक्वेंट सरिता है आपकी, यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे आप कि ये आपकी अनुवर्ती सरिता है, ये आपकी अनुवर्ती सरिता है, ठीक है, यानी कॉन्सिक्वेंट है। तो इसी के अनुरूप आपकी नवानुवर्ती सरिता भी प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो इसी के समानांतर जो प्रवाहित होती है अनुवर्ती सरिता के, वो आपकी रेसेक्वेंट होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
और जो आपकी प्रति अनुवर्ती होती है यानी ऑब्सिक्वेंट होती है वो आपकी ये होती है जो मुख्य अनुवर्ती के विपरीत प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो सब्सिक्वेंट होती है आपकी वो प्रधान अनुवर्ती सरिता पर समकोण पर आकर के मिलती है। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों आपकी आक्रमवर्ती सरिताएं यानी इंसुकेंट। अपवाह तंत्र जो नदियां प्रादेशिक ढाल का अनुरूप या अनुसरण ना करके होकर प्रतिकूल दिशा में तथा भौमिकीय संरचना के आर पार प्रवाहित होती हैं, यानी इनका भौमिकीय संरचना से समायोजन नहीं होता जबकि क्रमवर्ती सरिता का हो जाता है, उन्हें आक्रमवर्ती सरिता कहते हैं। इस तरह के आक्रमवर्ती अपवाह तंत्र के अंतर्गत पूर्ववर्ती यानी कि एंटेसेडेंट तथा पूर्वारोपित यानी कि सुपर इम्पोज्ड सरिताएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब इन्हें एक एक करके देख लेते हैं कि सबसे पहला है आपका आक्रमवर्ती सरिताओं के अंतर्गत पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र यानी एंटेसेडेंट ड्रेनेज सिस्टम। पूर्ववर्ती जलधारा उसे कहते हैं जिसका आविर्भाव स्थल खंड में उत्थान के पहले हो चुका है। ठीक है, यानी कि किसी स्थल खंड का अगर विकास हो रहा है, उद्भव हो रहा है, तो उससे पहले ही इन नदियों का विकास यहाँ हो चुका होता है। साधारण अर्थों में पहले से प्रवाहित होने वाली जलधारा को पूर्ववर्ती कहते हैं, जिस पर संरचना या स्थलखंड के उत्थान का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, पूर्ववर्ती नदियाँ वे जलधाराएं हैं जो कि स्थलखंड में उत्थान होने पर भी अपने पहले मार्ग को ही अपनाती हैं। इस तरह पूर्ववर्ती नदियाँ अपने धरातलीय ढाल तथा संरचना से समायोजित नहीं होती हैं। ये जलधाराएं स्थानीय ढाल का अनुसरण भी नहीं करती हैं, अतः इन्हें विलोम अनुवर्ती या प्रति अनुवर्ती यानी एंटे कॉन्सिक्वेंट जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण भी हैं जैसे कि सिंधु, सतलज, गंगा, घाघरा, काली, गंडक, तिस्ता तथा ब्रह्मपुत्र नदियाँ किसके उदाहरण हैं? तो इसी जलधारा के उदाहरण हैं आपकी यानी पूर्ववर्ती। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है आपका, यहाँ पर एक नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब आंतरिक बलों के कारण इस पूरे स्थल का उत्थान प्रारंभ होता है। ठीक है, इस चित्र में आप देख रहे हैं आंतरिक बलों के कारण इसका उत्थान प्रारंभ होता है, लेकिन नदी ने अपना मार्ग नहीं बदला और वह इस उठाव को यानी कि जो उत्थान हुआ उसे काट कर अपनी घाटी बना करके प्रवाहित होने लगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो भौमिकीय संरचना है उससे समायोजित नहीं हुई, उसे काट करके बहने लगी। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया है। और ऐसी कौन कौन सी नदियाँ हैं? सिंधु, सतलज, गंगा, घाघरा, काली, गंडक, तिस्ता तथा ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं, जो आज जहाँ से और जिस रास्ते से बह रही हैं वो अपने उद्भव के समय से ही वहीं से बह रही हैं। ठीक है, यानी हिमालय के उत्थान का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद है आपका अगली है पूर्वारोपित सरिता। पूर्वारोपित अपवाह तंत्र यानी सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम। यह सरिता भी अपने प्रवाह स्थल की संरचना के साथ समायोजित नहीं होती, अर्थात वह स्थलखंड के ढाल का अनुसरण भी नहीं करती। ऊपरी आवरण अपने नीचे स्थित शैल की संरचना से भिन्न होता है। ठीक है, सर्वप्रथम नदी की घाटी का निर्माण ऊपरी आवरण पर होता है, जबकि ऊपरी आवरण पर नदी की घाटी का विकास हो चुकता है तो नदी निम्न कटाव द्वारा यानी कि लंबवत अपरदन द्वारा अपनी निर्मित घाटी का विस्तार तथा विकास निचली संरचनाओं पर भी करती है, चाहे वह ऊपरी संरचना से भिन्न ही क्यों ना हो। और इसका प्रमुख उदाहरण है आपकी सोन नदी। ठीक है, सोन नदी प्रमुख उदाहरण है आपकी सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम का।
इस चित्र में आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, यहाँ पर एक नदी प्रवाहित हो रही है, तो इसकी कोई घाटी होगी, ठीक है। और ये घाटी निम्नतम अपरदन करते हुए यानी कि लंबवत अपरदन करते हुए इसके नीचे जो सैल संरचना होगी वहाँ पर अपनी घाटियों का विकास कर लेती है। जैसे इस चित्र में आप देखिए ये नदी अपनी घाटी पर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। लेकिन इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि उसने अपनी घाटी को नीचे वाली संरचना में शिफ्ट कर लिया, ठीक है। तो ये आपकी सुपर इम्पोज्ड रिवर होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। आज के वीडियो में दोस्तों यहीं तक। आज हमने आपसे बात की ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाह तंत्र के बारे में। इसमें हमने अपवाह तंत्र के अर्थ को देखा और इसके बाद हमने देखा कि क्रमवर्ती सरिताएं कौन सी होती हैं जो ढाल का अनुसरण करती हैं, जो समायोजित नहीं होती। वहीं आक्रमवर्ती सरिता जो ढाल का अनुसरण नहीं करती तथा समायोजित भी नहीं होती, जबकि आपकी क्रमवर्ती सरिता समायोजित हो जाती है। क्रमवर्ती सरिता के अंतर्गत हमने देखा अनुवर्ती सरिता यानी कि कॉन्सिक्वेंट। इसके बाद हमने देखा आपका परवर्ती सरिता यानी सबसिक्वेंट। इसके बाद प्रति अनुवर्ती यानी ऑब्सिक्वेंट और अनुआनुवर्ती सरिता यानी कि रेसिक्वेंट। और आक्रमवर्ती सरिताओं में हमने देखा जो ढाल का अनुसरण भी नहीं करती और समायोजित भी नहीं होती, उसमें हमने देखा परवर्ती सरिता, ठीक है। परवर्ती सरिता देखा यानी एंटीसेडेंट। और इसके बाद हमने पूर्वारोपित सरिता अपवाह तंत्र देखा। इसे दोस्तों अध्यारोपित भी बोलते हैं, अध्यारोपित सरिता भी कहते हैं यानी सुपर इम्पोज्ड, ठीक है। इसे भी हमने देखा। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक, ठीक है। जो PDF होगा दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के पहले कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।